हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। चलिए आज हम बात करते हैं यानी कि 16 जून 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, तो जो हमारे करंट अफेयर की जो क्लासेस चलती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होती हैं, तो इसलिए आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि प्लीज़ हमारी जो डेली बेसिस के जो करंट की जो क्लासेस रहती हैं 10 से 15 मिनट की जो क्लासेस होती है 20 मिनट को, उसको डेली आप टाइम निकाल के 20 मिनट का आप डेली क्लासेस देखिए। करंट की बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो करंट के जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप अपनी एक डायरी बना लीजिए करंट के रिलेटेड, उसको आप नोट करते जाइए। ठीक, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम नॉलेज वो जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री अवकाश जो है ये PDF जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जैसे कि हम पहले देखते हैं कि न्यूज क्लिप की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि जो नोएडा में जेवर एयरपोर्ट जो बना है वो एक इंटरनेशनल जो है वो एयरपोर्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जो हमारे एग्जाम के लिए कुछ चीज़ें इसमें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आ सकता है करंट रिलेटेड। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि नोएडा जेवर एयरपोर्ट जो है वो यात्री मतलब वो जो है वो देखा जाए तो वो क्या है कि लखनऊ से और नोएडा से लखनऊ की मतलब जो पहली जो उड़ान है वो नोएडा टू लखनऊ की एयर इंडिगो की बात करें तो जो हमारा हवाई जहाज़ है वो एयर इंडिगो जो है वो पहली उड़ान जो है वो नोएडा एयरपोर्ट से और लखनऊ एयरपोर्ट जो है वो पहली उड़ान जो भरी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगर इसकी उद्घाटन की बात करते हैं तो इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 28 मार्च को। ठीक है, कब हुआ था? ये हुआ था 28 मार्च को जो है इसका क्या है उद्घाटन हुआ था 2026 में। और इसकी जो फर्स्ट जो हवाई जो यात्रा थी वो थी नोएडा से लखनऊ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ के लिए पहली उड़ान जो है वो भरी है। ठीक, एयर इंडिगो। तो इसमें टोटल जो 172 किसान हैं वो पहले जो हैं क्या है यात्री बने। ठीक है, यानी कि जिन किसानों की इस एयरपोर्ट में जो ज़मीन गई थी उन किसानों को पहली यात्रा के दौरान उनको नोएडा जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए लाया गया। और जो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनसे क्या है मुलाकात कराया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लमसम 172 किसानों को जो है एक पहली यात्रा के तौर पर उनका क्या है एक शुभारंभ किया गया और नोएडा जेवर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू की। इंडिगो विमान ने पहली लैंडिंग जो है वो वाटर कैनन फ्लाइट के क्या है सलामी दी। ठीक है, तो ये जो है हमारे लिए क्या है महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि इसका उद्घाटन कब हुआ था और इसमें जो पहली उड़ान थी, ऐसे क्वेश्चन के रिलेटेड जो हैं वो क्या है करंट रिलेटेड जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं योगा दिवस की। ठीक, आप सबको पता है कि हर साल 21 जून को, ठीक, हर साल 21 जून को योग दिवस जो है, ठीक, क्या योग दिवस जो है वो क्या है मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार का योग दिवस का जो कार्यक्रम है वो कहाँ पर है? वो है कोलकाता में। ठीक है, तो PM भी रहेंगे वहाँ पर मौजूद। ठीक है, तो 21 जून को कोलकाता में 21 जून का मुख्य कार्यक्रम जो है वो इस साल जो है वो 21 जून को कोलकाता में होगा और PM श्री नरेंद्र मोदी जो है इसका क्या है नेतृत्व करेंगे। ठीक है, इसका जो नेतृत्व है वो PM श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे और इसमें केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव जो हैं वो भी क्या है शामिल होंगे। ठीक है, तो ये जो इस बार जो 21 जून का जो योगा दिवस का जो शुभारंभ है जो कार्यक्रम है ये कोलकाता में क्या है आयोजित होगा। तो इसकी अगर हम थीम की बात करते हैं तो ये होगा योग फॉर हेल्दी एजिंग। ठीक, तो यानी कि इस बार अगर हम योग दिवस की थीम की बात करते हैं, ठीक, योग दिवस की थीम की बात करते हैं, इस साल की थीम, ठीक, इस साल की अगर थीम की बात करते हैं तो इस साल की जो थीम होगी हमारी वो होगी योग फॉर हेल्दी एजिंग। ठीक, ये जो है इस बार योगा दिवस की थीम जो है वो है योग फॉर हेल्दी एजिंग। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसका जो अगर इसके मकसद की हम बात करते हैं तो इसका जो मकसद है वो बढ़ती उम्र में शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक मजबूती और सक्रिय जीवन को बढ़ावा देना है। तो दुनिया में लगभग कितने? दुनिया में लगभग 2500, ठीक है, कितना? 2500, ठीक है, कितना? 2500 जो है ये क्या है जगह पर क्या है जगह पर वो ये कार्यक्रम जो है
किया जा रहा है। ठीक है, कितने 2500 जगहों पर ये जो कार्यक्रम है वो क्या है किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा MCQ बेस्ड जो हमारा करंट का जो टॉपिक है। ठीक है, तो हम बात करें जैसे कि हाल ही खबरों में रहा हिमालयन रेड फॉक्स। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारा जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है वो है हिमालयन रेड फॉक्स की अगर बात करते हैं तो ये जो है IUCN की रेड लिस्ट में क्या है स्थित है। ठीक है, तो ये क्या है, तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक, क्या होगा डी। तो ये जो है क्या है कम चिंताजनक है। ठीक, क्या है कम चिंताजनक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो सही होगा। ठीक है, तो लद्दाख की पेगोंग तो झील के पास हिमालयन रेड फॉक्स वैज्ञानिक नाम जो है वेल्पेस मोंटाना जो है एक सोशल मीडिया पर जो है वीडियो वायरल होने के कारण यह जो है एक चर्चा का जो है क्या विषय बन गया है। तो यह मुख्य रूप से भारत के नेपाल, भूटान और तिब्बत के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, तो इससे क्या है कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें क्या है इसे लिस्ट कंसेंट श्रेणी में जो है क्या है रखा गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्थानीय स्तर पर तो इसके आवास का नुकसान जो है एक चिंता का जो है वो क्या विषय बना हुआ है। ठीक, यानी इसके जो रहने की जगह है वहाँ पर क्या एक चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, यानी कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हाल ही में एशियन वाटर बर्ड सेंस के कारण जो है चर्चा में था। ठीक है, तो ये चर्चा में था कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, तो जो चर्चा में है तो ये किस राज्य में जो है वो क्या है स्थित है। ठीक है, तो हम इसके अगर सही आंसर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये किस राज्य में स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंध्र। ठीक, आंध्र प्रदेश। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक, तो कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में गोदावरी डेल्टा के पास जो है यह स्थित है और यह भारत का दूसरा, ठीक, यानी कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, यानी कि यह जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र जो है वो माना जाता है और कहाँ पर स्थित ये है आंध्र प्रदेश में गोदावरी डेल्टा के पास। ठीक है, तो यह जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा प्रवासी पक्षियों की गणना यानी कि वाटर बर्ड सेंसस पूरी की गई, जिसके कारण जो है ये क्या है खबरों का एक सिलसिला जो है खबरों में बना हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है और इसमें किस मुख्य विषय यानी कि थीम पर जो है वो जोर दिया गया। ठीक, यानी कि इसमें ये पूछा जा रहा है जो इटली में G7 जो शिखर सम्मेलन 2026 में हुआ था तो भारत की ओर से किसने इसका जो है वो क्या प्रतिनिधित्व किया था और किस विषय यानी किस मुख्य विषय पर जो है क्या इस पर चर्चा की गई थी। ठीक, तो हम जैसे कि बात करते हो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। ठीक है, तो इसके सही आंसर की बात करते तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो अगर प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो वो हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इसका क्या है प्रतिनिधित्व किया था और अफ्रीका और भूमध्य सागर और AI सुरक्षा पर क्या है मुख्य विषयों पर जो चर्चा किया था वो किया था अफ्रीका। ठीक है, कहाँ पर अफ्रीका। ठीक, अफ्रीका और भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर। ठीक, भूमध्य सागर और AI पर चर्चा। ठीक है, AI पर चर्चा। ठीक है, ये इन 2 मुख्य विषयों पर क्या है चर्चा हुई थी। ठीक, जिससे कि जून 2026 में इटली की आपुलिया में आयोजित G7 आउटरीच सत्र में भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या है भाग लिया। तो इस सम्मेलन में आउटरीच देशों के साथ जो है चर्चा का जो मुख्य विषय केंद्र बिंदु जो था वो तो वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI के नियमन और साइबर सुरक्षा और ग्लोबल साउथ विशेषकर अफ्रीका का विकास के बारे में जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चा का जो विषय बना हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो है करंट का कि भारत में यूरिया उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। ठीक, यानी कि अगर जो हमारा यूरिया जो है एक उर्वरक है जो खेतों में डाला जाता है। ठीक, तो उसके संदर्भ में क्या है हमें विचार करना। ठीक, तो यूरिया एक पूरी तरह से पोटेशियम युक्त उर्वरक है, सही है। भारत वर्तमान में अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए यूरिया के आयात पर बिल्कुल जो है निर्भर नहीं। ठीक, यानी कि ये 2 ऑप्शन है तो इसमें हमें क्या है देखना है कि कौन सा जो है हमारे लिए जो है सही है। ठीक है, तो हम इन दोनों की बात करते हैं तो जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ठीक है, ये दोनों गलत है।
ठीक है, ये क्या है, दोनों गलत है। ठीक है, तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। ठीक, क्या है, यूरिया जो है एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, ना कि पोटेशियम। ठीक, तो इसलिए कथन एक जो है गलत माना। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत यूरिया के उत्पादन में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जैसे कि नैनो यूरिया तकनीक, लेकिन वर्तमान में यह पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है और अगर इसकी मांग पूरा करने के लिए कुछ मात्रा में आयात जो है क्या जारी रखता है, इसलिए कथन 2 भी गलत है। ठीक, तो हम जैसे कि देखते हैं यूरिया जो हमारा है एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। ठीक, और भारत जो है यूरिया उत्पादन जो है वो तेजी से आत्मनिर्भरता में क्या है बढ़ावा दे रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं कुछ चीज़ें जो हैं आत्मनिर्भरता में नहीं है, जिनका क्या आयात किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार द्वारा फ्रंटियर एआई प्रणाली, ठीक, फ्रंटियर एआई सिस्टम के लिए नई साइबर सुरक्षा गाइडलाइन जो है वो क्या जारी की गई। तो फ्रंटियर एआई का क्या अर्थ है? ठीक, यानी कि अगर हम फ्रंटियर एआई का अर्थ देखें तो उसका अर्थ जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो हम जैसे कि बात करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। तो अत्यधिक सक्षम और उन्नत फाउंडेशन एआई मॉडल जो अज्ञात खतरों को क्या जन्म दे सकता है। ठीक, यानी कि हमारा जो फ्रंटियर एआई प्रणालियों जो सिस्टम है वो एक नई सुरक्षा साइबर गाइडलाइन जो क्या है जारी की गई। तो इसका क्या है कि ये अत्यधिक सक्षम और उन्नत फाउंडेशन एआई मॉडल जो है वो क्या है लागू करता है। ठीक, तो जैसे कि फ्रंटियर की बात करें तो उन अधिक उन्नत बड़े भाषा मॉडल यानी एआई सिस्टम को कहा जाता है जिनके पास इतनी क्षमता होती है कि वे साइबर हमलों के नए रास्ते जो है वो क्या खोज सकते हैं। ठीक, यानी कि इनके पास इतनी क्षमता होती है कि साइबर हमलों की जो है वो क्या नए रास्ते खोज सकते हैं। तो ऐसी कमजोरियां ढूंढ सकते हैं जो इंसानों की पकड़ से बाहर हो। इनकी सुरक्षा के लिए दुनिया भर की सरकारें जो हैं वो सख्त नियम जो है क्या है बना रही हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि 6 जून 2026 में जारी एक वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट की अगर बात करें, ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट की अगर बात करें तो दुनिया में प्रवासियों यानी कि माइग्रेट्स का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो देश का कौन सा बना हुआ है। ठीक, तो हम जैसे कि बात करते हैं, हमारा जो ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट की अगर देखें जून 2026 की रिपोर्ट का, तो सबसे बड़ा स्रोत जो है कौन सा देश का जो है वो क्या बना हुआ है। ठीक, तो हम ऑप्शन देखते हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो जो है हमारा वो है भारत। ठीक, क्या है हमारा भारत जो है। तो माइग्रेशन की अगर बात करते हैं रिपोर्ट को, तो दुनिया में प्रवासियों को सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है हमारा क्या है भारत है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी कि IOM द्वारा साझा किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा यानी कि प्रवासी नागरिकों वाला देश जो है क्या है बना हुआ। तो संयुक्त अरब अमीरात, UAE और अमेरिका और सऊदी अरब जो है अब भारतीय प्रवासियों के शीर्ष गंतव्य स्थान जो है वो क्या माना जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल भुगतान के लिए किस नए प्लेटफॉर्म को पूरी तरह जो है वो अनिवार्य करने का जो है वो क्या है निर्णय जो है वो क्या लिया गया है। ठीक है, तो यानी कि पूरी तरह डिजिटल भुगतान के लिए किस नए प्लेटफॉर्म को पूरी तरह जो अनिवार्य करने का जो निर्णय है वो लिया गया है। ठीक है, तो हम इसमें ये देखते हैं कि इसके अगर आंसर की बात करते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक, तो RBI अगर डिजिटल भुगतान की जो प्रक्रिया है एक नए प्लेटफॉर्म जो है उसका एक नए प्लेटफॉर्म जो है पूरी तरह अनिवार्य करने का जो वो क्या है निर्णय लिया गया। ठीक, तो ये जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा डिजिटल। ठीक, क्या होगा डिजिटल। ठीक, डिजिटल कवच। ठीक, ये हो जाएगा हमारा डिजिटल कवच। ठीक है, तो ऑनलाइन और बैंकिंग धोखाधड़ी को बढ़ते मामलों को देखते हुए RBI ने एक केंद्रीकृत AI संचालित सिस्टम जो है डिजिटल कवच को क्या अपग्रेड किया है। तो यह संदिग्ध खातों और रियल टाइम ट्रांजैक्शन की निगरानी करता है ताकि धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान को तुरंत जो है वो क्या ब्लॉक किया जा सके। ठीक, यानी कि संदिग्ध खातों और रियल टाइम ट्रांजैक्शन की क्या है वो निगरानी करेगा और धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान को तुरंत क्या है वो क्या ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में स्मार्ट सिटीज मिशन, ठीक, स्मार्ट सिटीज मिशन की समीक्षा की बैठक में किस शहर का देश का सबसे सुरक्षित और सस्टेनेबल टिकाऊ यानी कि स्मार्ट सिटी जो है वो क्या राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें, तो
जैसे कि आप सबको पता होगा इंदौर जो है, यानी कि बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो इंदौर जो शहर है वो सबसे सुरक्षित और सस्टेनेबल जो है वो हमेशा माना जाता है। ठीक है, तो हम अगर ऑप्शन की बात करते हैं इसके, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, ए होगा तो ये हो जाएगा हमारा इंदौर। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा इंदौर। ठीक, तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छता के साथ साथ अब स्मार्ट सिटीज मिशन के क्रियान्वयन में क्या है, वेस्ट टू एनर्जी, कचरे से ऊर्जा संयंत्रों के सफल संचालन और अर्बन मोबिलिटी यानी कि शहरी यातायात प्रबंधन में जो है वो क्या है, शीर्ष स्थान जो है वो क्या है प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या है राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो इंदौर शहर को क्या है दिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में होने वाली महिला T20 विश्व कप यानी कि वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी जो है वो कौन सा देश जो है करने जा रहा है। ठीक, यानी इसकी जो मेज़बानी है वो कौन सा देश जो है वो क्या करने जा रहा है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक, क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। ठीक, तो इसकी जो मेज़बानी करेगा वो करेगा इंग्लैंड। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें यानी कि ICC कार्यक्रम के अनुसार जो है महिला T20 विश्व कप का जो आयोजन है 2026 का, ये इंग्लैंड और वेल्स में होने जा रहा है। ठीक, ये होगा कहाँ पर, ये होगा वेल्स में। ठीक, होने जा रहा, सभी टीमें इस बड़े टूर्नामेंट की तैयारियों में क्या है जुटी हैं, जिससे संबंधित जो है चयन प्रक्रिया अभ्यास मैच जो है वर्तमान में एक चर्चा का जो क्या विषय बना हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क में वन जीव गलियारों यानी कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को बहाल करने के लिए सबसे बड़ा अतिक्रमण जो है हटाओ अभियान जो है वो क्या है चलाया जा रहा है। ठीक, तो सबसे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रीय उद्यान के नेशनल पार्क में जो वन्यजीव गलियारों हैं, ठीक, उसको बहाल करने के लिए एक अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है वो क्या है चलाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी ऑप्शन की, तो वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा बी, तो ये जो है काजीरंगा। ठीक है, कौन सा, काजीरंगा, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा काजीरंगा। ठीक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो भी सॉरी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो भी है वो सही होगा। ठीक है, तो आसाम में स्थित जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास वन्यजीव गलियारों यानी कि विशेष कर देखें तो हाथी और एक सींग वाले गाइंडों को आवागमन के रास्ते को सुरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के आदेश के बाद अवैध निर्माणों को क्या है वो हटाया जा रहा है। असम सरकार यह कदम जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो है वो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ठीक, तो ये जो है आवागमन के लिए जो अवैध जो निर्माण है उसको क्या है हटाया जा रहा है। ठीक, तो यानी कि 16 बात करते हैं हम, जैसे 16 जून की करंट अफेयर की जो क्लासेस है वो क्या है कंप्लीट हुई। ठीक, तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।